ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता बने रहे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो हमारे हिंदी मीडियम के क्लास 12th के लिए बनाया जा रहा है। विषय है हमारा अकाउंट्स और आज का जो पहला चैप्टर है हमारा साझेदारी का विषय प्रवेश, साझेदारी के हिसाबों के विषय प्रवेश के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम के दोस्तों के साथ अब हम हिंदी मीडियम के दोस्तों को भी विषय प्रवेश के बारे में समझाएंगे, साझेदारी के विषय प्रवेश के बारे में समझाएंगे। साझेदारी का विषय प्रवेश, पहले तो मैं इसके वेटेज की बात करूं तो क्लास 12th के लिए जीएससीबी बोर्ड में इसका वेटेज, टोटल वेटेज है 4 मार्क्स का, जिसमें सेक्शन ए या फिर सेक्शन बी में एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन ए या फिर सेक्शन बी में, मतलब दोनों में से किसी एक में ही क्वेश्चन आएगा और सेक्शन सी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार यहाँ पे 11th में जो हमने अकाउंटिंग सीखी थी वहां पे सब जगह पर हमने एकाकी पेढ़ी मतलब जहां पे केवल एक मालिक है और उसके बारे में ही हमने वहां पे वार्षिक हिसाब और सारी चीजें सीखी हुई है। अब हम जब सीखने जा रहे हैं साझेदारी मीन्स क्या, कि जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग हों वहां पर उसके बेसिस पर हम यहाँ पे अकाउंटिंग करते हैं, वार्षिक हिसाब करते हैं। तो साझेदारी पेढ़ी अस्तित्व में आने के लिए यहाँ पे भारतीय अधिनियम बनाया गया है जो 1932 में बनाया गया था। इस अधिनियम के अनुसार ही, इनके नियमानुसार और इनके सभी चीजों को हमको ध्यान में रख करके यहाँ पर हिसाब करना पड़ता है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 ये आपका 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू बन सकता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बनाया गया था? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में बनाया गया था। अब उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। साझेदारी पेढ़ी अर्थात क्या? साझेदारी अर्थात क्या? तो यहाँ पे मैंने एक फूल बना करके आपको समझाने की कोशिश की है। साझेदारी किसे कहते हैं? भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संबंध, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संबंध जो कि धंधे को सभी मतलब यहाँ सभी साझेदारों की बात हो रही है, या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा चलाने के लिए तथा पेढ़ी में होने वाले लाभ को बांटने के लिए सहमत हो, उसे हम क्या कहेंगे? साझेदारी कहेंगे। क्लियर हो रहा है दोस्तों? ये 1 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक ऐसा संबंध जो सभी के सभी साझेदारों के द्वारा या फिर उनमें से किसी एक साझेदार के द्वारा धंधा चलाने तथा धंधे के लाभ को बांटने के लिए सहमत हो, उसे हम क्या कहेंगे? साझेदारी कहेंगे। तो चलो हम इसके टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। साझेदारी पेढ़ी के लक्षण। साझेदारी पेढ़ी के लक्षण में अब हम इसमें 1 बाय 1 एक लक्षण पढ़ेंगे और इनमें से भी आपके लिए एक मार्क्स का एमसीक्यू निकल सकते हैं। सबसे पहला, करार के द्वारा अस्तित्व में आना, कि कोई भी साझेदारी पेढ़ी करार के द्वारा अस्तित्व में आती है। यहाँ पे 2 प्रकार के करार होते हैं, एक होता है मौखिक करार और दूसरा होता है लिखित करार। एक होता है मौखिक करार। मौखिक करार इन द सेंस क्या, कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिल बैठ करके बातें करते हैं और नियम कानून बनाते हैं, साथ ही साथ सहमत होते हैं धंधे को चलाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं मौखिक करार। इसका कोई साक्ष्य नहीं होता, ना ही इसका कोई प्रूफ होता है, इसलिए इस प्रकार का करार खतरनाक हो सकता है भविष्य के लिए। दूसरा करार होता है लिखित करार। लिखित करार मतलब क्या? जहां पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके नियम कानून या प्रावधान सभी चीजें लिख करके रजिस्टर्ड करवाएं, भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार सभी बातें होनी चाहिए। तो इस प्रकार के करार को हम क्या कहते हैं? लिखित करार कहते हैं। और ये 1 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि लिखित करार इच्छनीय तथा हितावह है। 1 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस प्रकार का करार इच्छनीय होता है। तो लिखित करार इच्छनीय होता है। इस प्रकार से 1 मार्क्स में आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा लक्षण है दोस्तों हमारे लिए साझेदारों की संख्या। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में इसे कह सकता हूं क्योंकि इसमें से 1 मार्क्स के एमसीक्यू आने के चांस ज्यादा होते हैं। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार यहाँ पे मैंने न्यूनतम और महत्तम संख्याओं की बात की है। सामान्य धंधे में, सामान्य धंधा मतलब गैर वित्तीय, जहां बेसिकली जहां पे वित्त की
बात नहीं आती, जैसे कि किराना की दुकान आप ले सकते हो, या फिर प्रोविजन स्टोर्स ले सकते हो, या फिर किसी भी प्रकार का जिसमें बैंकिंग का शब्द ना आए, जहां पे बैंक का काम नहीं होता है, वो सारे सामान्य धंधे होते हैं। उन सभी धंधों में न्यूनतम साझेदार कितने, 2 और महत्तम साझेदार 50 होते हैं। तो आपके एमसीक्यू में के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी पेढ़ी में महत्तम साझेदारों की संख्या कितनी हो सकती है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 50। अगर किसी भी धंधे को स्पेसिफिकेशन ना दिया हो तो आपको सामान्य धंधा लेकर चलना है, परंतु अगर इसी क्वेश्चन में अगर एक वर्ड ऐड कर दिया जाए कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार वित्तीय धंधे में महत्तम कितने साझेदार होते हैं, तो कितने होते हैं, 10 वित्तीय धंधे में, या बैंकिंग बिजनेस। बैंकिंग वर्ड को आप ध्यान में रखो क्योंकि बैंकिंग शब्द ज्यादातर आपके लिए पूछा जाएगा। तीसरा जो है हमारा लक्षण वो है कानूनी अस्तित्व। कोई किसी भी प्रकार का जो साझेदारी धंधा होता है, वो चाहे मौखिक करार से आया हो या लिखित करार से आया हो, वो भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार होने की वजह से कानूनन अस्तित्व में आता है। चौथा पॉइंट जो है हमारा वो है लाभ का उद्देश्य। दोस्तों जैसा कि हमने 11th में पढ़ा था कि किसी भी धंधे का जो मुख्य उद्देश्य होता है लाभ का, क्योंकि कोई भी धंधा लाभ के बिना चल सकता नहीं है। कोई भी मालिक जो होता है वो लाभ के उद्देश्य से आर्थिक प्रवृत्ति करता है, जिसे हम धंधा कहते हैं। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि लाभ का जो उद्देश्य है वो इसका एक कॉमन लक्षण होता है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, ये भी हमारे लिए 1 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन कैसे आएगा, सभी साझेदार एक दूसरे के प्रतिनिधि कहलाते हैं। सभी साझेदार दूसरे के लिए, जैसे कि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संबंध है, तो पहला साझेदार दूसरे साझेदार के लिए प्रतिनिधि रूप या एजेंट रूप कहलाता है। तो एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रत्येक साझेदार एक दूसरे के लिए क्या है, प्रत्येक साझेदार एक दूसरे के लिए क्या है। तो प्रत्येक साझेदार एक दूसरे के लिए क्या है, प्रतिनिधि रूप है या एजेंट रूप होते हैं। छठा लक्षण है प्रत्येक साझेदार के दायित्व असीमित होते हैं। दोस्तों असीमित दायित्व का मतलब क्या होता है कि यदि साझेदारी पेढ़ी के धंधे के दायित्व बढ़ जाएं या साझेदारी पेढ़ी के धंधे के दायित्व उसकी संपत्ति से ज्यादा हो, तो उसे चुकाने के लिए साझेदार को अपनी निजी संपत्तियों में से भी दायित्व चुकाना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक साझेदार के जो दायित्व होते हैं वो कैसे होते हैं, असीमित होते हैं। तो एक यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन और बन सकता है कि प्रत्येक साझेदार के दायित्व कैसे होते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, असीमित दायित्व या अमर्यादित दायित्व। शब्दों पर ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक समानार्थी शब्द हो सकते हैं। असीमित या अमर्यादित दायित्व होते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं साझेदारी करार पत्र के बारे में। अभी हमने देखा साझेदारी क्या है, साझेदारी किस तरह से है। अब हम देखते हैं साझेदारी करार पत्र क्या है। करार पत्र जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लिखित संबंध, यहाँ पे साझेदारी कैसे अस्तित्व में आती है, लिखित संबंध के द्वारा, लिखित करार के संबंध के द्वारा। मौखिक से भी आ सकती है, परंतु मौखिक में सिर्फ और सिर्फ हम बात करते हैं और 2 या 2 से अधिक व्यक्ति बात करके सारी बातें रखते हैं, जिसकी वजह से भविष्य में होने वाली जो भी दुविधाएं होंगी या अगर कोई डिस्प्यूट होता है 2 साझेदारों के बीच में, अगर कोई मतभेद होता है तो उसे सॉल्व करने के लिए कोई भी बीच में नहीं आता। अगर लिखित करार हो तो करार के द्वारा आसानी से उनके बीच के मतभेद को सॉल्व किया जा सकता है। इसीलिए लिखित करार जो होता है वो इच्छनीय और हितावह रखा जाता है। तो साझेदारी करार पत्र क्या है, साझेदारी के लिखित अनुबंध यानी कि करार को साझेदारी करार पत्र कहते हैं। साझेदारी के लिखित अनुबंध को साझेदारी करार पत्र कहते हैं। ये 1 मार्क्स के सेक्शन बी के लिए आप लिख सकते हो या एमसीक्यू के लिए किसी भी रूप में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो चलो इसका उद्देश्य देखते हैं। ये हमारा उद्देश्य है, साझेदारी करार पत्र का क्या उद्देश्य है, साझेदारी करार पत्र क्यों अस्तित्व में आया। तो उद्देश्य मैंने यहाँ पे लिख दिया है, साझेदारों के बीच उद्भवित मतभेद के निराकरण के लिए करार तैयार किया जाता है। साझेदारी करार पत्र क्यों तैयार किया जाता है, 1 मार्क्स के सेक्शन बी के लिए क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है
कि साझेदारी करार पत्र क्यों तैयार किया जाता है, तो साझेदारी करार पत्र तैयार करने का उद्देश्य क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है। तो आंसर क्या है, उद्भवित मतभेद के निराकरण के लिए, कि जो भी साझेदार हैं उन साझेदारों के बीच में जो उद्भवित मतभेद है, मतभेद मतलब कि दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो जाए, धंधे के हिसाब से कोई झगड़ा हो जाए, तो उन सभी के निराकरण के लिए हम साझेदारी करार पत्र तैयार करते हैं, क्योंकि करार पत्र में दिए गए प्रावधानों के अनुसार हम उनके बीच के मतभेद को दूर कर सकते हैं। एक एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूं, तीसरी लाइन में, साझेदारी करार पत्र यह पेढ़ी का संचालकीय संविधान कहलाता है। साझेदारी करार पत्र यह पेढ़ी का क्या कहलाता है, संचालकीय या प्रबंधकीय संविधान। वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है, मैंने हाईलाइट किया है, आपको यही वर्ड लिखना है एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साझेदारी करार पत्र है पेढ़ी का क्या कहलाता है, तो आंसर क्या आएगा, संचालकीय संविधान कहलाता है। अब हम देखते हैं साझेदारी करार पत्र में समाविष्ट होने वाली बातें या प्रावधान, कौन कौन से प्रावधान अब साझेदारी करार पत्र में आ सकते हैं। ये लिखित करार है, लिखित करार में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है, जिसके बेसिस पर हम ये करार पत्र तैयार करते हैं। तो पहले मैं शॉर्ट में मैंने कुछ बातें लिख दी है जिसके बारे में आपको पता भी है, पहले भी 11th में हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। धंधे का नाम, पता, प्रकार और स्थान, मतलब धंधे का नाम क्या है, बिजनेस का नाम क्या है, उसका स्थान क्या है, पता क्या है, उसका प्रकार क्या है, किस प्रकार का धंधा है, कृषि पर से संबंधित है, सेवा पर से संबंधित है या फिर उद्योग से संबंधित है। दूसरे पॉइंट में हमने क्या डिस्कशन किया, साझेदार का नाम, पता एवं संपर्क नंबर, मतलब अब इस धंधे में इन्वॉल्व होने वाले जो साझेदार यहाँ पे धंधा शुरू कर रहे हैं, उन सभी साझेदारों की बातें यहाँ पे हो रही है। साझेदार का नाम, उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, उसका स्थान क्या है और उसका संपर्क नंबर, कैसे इसे कांटेक्ट में किया जा सकता है। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा पूंजी। पूंजी यहाँ पे एक नया फैक्टर है कि साझेदारी करार पत्र में पहले से ही प्रावधान रख दिया जाएगा कि कौन सा साझेदार कितनी पूंजी लाएगा, इसके विषय में करार पत्र में पहले से ही दर्शाया जाता है। यह कोई जरूरी नहीं है, यह करार पत्र में या साझेदारों के बीच में के संबंधों के आधार पर हम यहाँ पर प्रावधान, करार पत्र में ये प्रावधान रख सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज अर्थात क्या, तो पूंजी पर ब्याज, जो पूंजी साझेदार धंधे को देता है, जो पूंजी साझेदार धंधे को देता है धंधा चलाने के लिए, तो धंधे का भी एक दायित्व बनता है, आंतरिक दायित्व बनता है कि वो उसे पूंजी पर ब्याज चुकाए। तो यह पूंजी पर कितना प्रतिशत का ब्याज या कितने रुपए का ब्याज चुकाना है, यह करार पत्र में पहले से ही प्रावधान रखा जाता है। यह भी जरूरी नहीं है, हो सके अगर पूंजी पर ब्याज का कोई प्रावधान ना दिया हो, यहाँ पे एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड मैं नोट्स में भी आपको इसके बाद बताऊंगा, उस नोट्स के बेसिस पर भी वो याद रखना है। यदि पूंजी पर ब्याज से संबंधित करार पत्र में कोई प्रावधान ना हो तो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं चुकाना है। कब नहीं चुकाना है, कि जब करार पत्र में पूंजी पर ब्याज से संबंधित कोई प्रावधान ना हो तब। सेम एज इट इज आहरण के लिए, आहरण कौन सा साझेदार कितना वर्ष के दौरान आहरण करेगा, उसकी संपूर्ण जानकारी भी साझेदारी करार पत्र में लिखी जाती है। साझेदारी करार पत्र में आहरण कौन कितना कैसे आहरण कर सकता है, महीने महीने करना चाहता है या एक साथ आहरण करना चाहता है, वो सभी बातें करार पत्र में दी जाएंगी। सेम एज इट इज आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज, जिस तरह से साझेदार पूंजी देता है और ब्याज लेता है, उसी तरह से धंधा भी साझेदार को आहरण करने के लिए देता है और उससे ब्याज वसूलता है। तो वो आहरण पर ब्याज कितने प्रतिशत या कितने रुपए में वसूल करना है, उसकी भी संपूर्ण जानकारी साझेदारी करार पत्र में दी जाती है। सेम पॉइंट यहां भी आता है, यदि साझेदारी करार पत्र में आहरण पर ब्याज से संबंधित कोई भी प्रावधान ना हो तो हम आहरण पर ब्याज नहीं वसूल कर सकते हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है, यह भी अगली नोट में आपको एमसीक्यू के लिए बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाभ हानि का वितरण। सभी साझेदार यहाँ पे लाभ के उद्देश्य से धंधे को स्टार्ट करने आए हैं, तो धंधे में होने वाले लाभ को
साझेदार कौन से प्रमाण में बांटेंगे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रावधान में दी जाती है। जैसे कई साझेदारी पेढ़ी में कोई साझेदार चाहता है कि वो उसका लाभ समान प्रमाण में बांटे, कोई चाहता है अनुपात बना करके बांटे। तो इस प्रकार से लाभ और हानि का वितरण से संबंधित संपूर्ण जानकारियां आपके एक साझेदारी करार पत्र में लिखी जाती हैं। यदि करार पत्र में इससे संबंधित कोई प्रावधान ना हो तो लाभ हानि का वितरण हमेशा समान प्रमाण में किया जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है, जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, उसको भी मैं आपको नोट्स में बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8वां नंबर का पॉइंट, साझेदार का वेतन, बोनस, पारिश्रमिक या कमीशन। कई साझेदार ऐसे होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी को समझ करके धंधे को आगे बढ़ाने के लिए अपना अधिक समय देते हैं या अतिरिक्त कार्य करते हैं। तो उस अतिरिक्त कार्य के लिए उस साझेदार को वेतन, बोनस, पारिश्रमिक या कमीशन दिया जा सकता है। तो उसकी जानकारी भी साझेदारी करार पत्र में दर्शाई जाती है। परंतु यदि ये प्रावधान ना दिया जाए तो भी अतिरिक्त काम के लिए किसी भी साझेदार को वेतन, बोनस, पारिश्रमिक या कमीशन नहीं चुकाया जाएगा। कब नहीं चुकाया जाएगा? जब प्रावधान ना हो तब। 9 नंबर का पॉइंट है साझेदार के लोन पर ब्याज। देखो दोस्तों, कई बार धंधे को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है या अधिक पैसों की आवश्यकता होती है, तो किसी और से लोन ना लेकर के हम साझेदार से ही लोन ले सकते हैं। तो साझेदार यदि पेढ़ी को लोन देता है तो उस लोन पर कितने प्रतिशत का ब्याज पेढ़ी को उसे चुकाना है, यह भी करार पत्र में दर्शाया जाता है। परंतु यदि करार पत्र में इसकी कोई जानकारी ना दी हो, देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने पूंजी पर ब्याज के भी देखा, आहरण पर ब्याज के लिए भी देखा, लाभ हानि के प्रमाण के लिए भी देखा, साझेदार के वेतन, बोनस और पारिश्रमिक के लिए भी देखा। परंतु यदि लोन पर ब्याज के लिए कोई प्रावधान ना भी दिया हो तो भी वार्षिक 6% का ब्याज हमें उसे चुकाना होगा। वंस अगेन आई रिपीट, ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कंफ्यूज करता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं, पूंजी पर ब्याज यदि नहीं दिया है प्रावधान तो नहीं चुकाना है। आहरण पर ब्याज यदि प्रावधान ना दिया हो तो नहीं वसूल करना है। साझेदार का वेतन, बोनस, पारिश्रमिक या कमीशन उसे नहीं देना है। परंतु यदि साझेदारी के लोन पर ब्याज से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है तो भी उसे वार्षिक 6% का ब्याज चुकाना पड़ेगा। यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 10वां पॉइंट है हमारा पेढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन। पेढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन। पेढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन अर्थात क्या कि धंधा की पेढ़ी जैसे जैसे अपने अस्तित्व को आगे बढ़ाती है वैसे वैसे उसकी कुछ ना कुछ एक प्रसिद्धि की कीमत बनती है, उस कीमत को कहते हैं ख्याति। इससे संबंधित हमारा चैप्टर है, चैप्टर में मैं आपको उसकी पूरी डिटेलिंग बताऊंगा। तो उसके मूल्यांकन से संबंधित बातें भी साझेदारी करार पत्र में लिखी होती हैं। नेक्स्ट 11th, साझेदार का प्रवेश या निवृत्ति। कोई नया साझेदार यदि पेढ़ी में प्रवेश करता हो तो उसे करार पत्र में दर्शाया जाता है, या फिर कोई पुराना साझेदार निवृत्ति ले रहा हो तो भी उसे करार पत्र में दर्शाया जाता है। इससे संबंधित भी दोस्तों हमारे पास चैप्टर है, उसमें हम उसकी डिटेलिंग देखेंगे। पेढ़ी का विसर्जन। साझेदारी पेढ़ी को कितने सालों तक चलाना है यह भी पहले से अगर डिसाइड रखा जाए तो उसे भी हम डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों ये हुआ साझेदारी करार पत्र के से संबंधित बातों का समावेश। अब मैं आपको कुछ नोट्स दे रहा हूं जिसे आपको एमसीक्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। दोस्तों जैसे कि मैंने नोट्स की बात की थी, अब आपको मैं नोट्स बताने जा रहा हूं। ये नोट्स आपके एमसीक्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इन नोट्स में आपको क्या याद रखना है, मैंने फिर से एक हेडिंग दे रखी है, यदि साझेदारी करार पत्र ना बनाया हो मतलब कि साझेदारी करार पत्र आपके लिए बनाया ना हो तो करार पत्र में या फिर करार पत्र में कोई प्रावधान ना हो, करार पत्र में कोई प्रावधान ना दिया गया हो, तब इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है और इस पर से एमसीक्यू बनाने हैं। जैसा कि सबसे पहला पॉइंट है, साझेदारों के पूंजी पर ब्याज चुकाना नहीं है। एमसीक्यू के लिए याद रखना है दोस्तों कि यदि साझेदारी करार पत्र में कोई प्रावधान ना हो या फिर साझेदारी करार पत्र ना बनाया गया हो तो आपको पूंजी पर ब्याज देना नहीं है। दूसरा है, साझेदारों के आहरण पर ब्याज नहीं वसूल करना है। साझेदारों के द्वारा किए जाने वाले आहरण पर 1 भी रुपए का ब्याज आपको वसूल नहीं करना है। तीसरा पॉइंट है,
साझेदार को अतिरिक्त कार्य के बदले वेतन, बोनस, पारिश्रमिक या फिर कमीशन नहीं चुकाना है। यदि कोई साझेदार अब पेढ़ी के लिए या पेढ़ी के बिहाफ में कोई अतिरिक्त कार्य करता है तो उसे वेतन, बोनस या पारिश्रमिक या फिर कोई भी किसी भी रूप से कमीशन देना नहीं है। चौथा पॉइंट है, यदि साझेदारी करार पत्र में कोई प्रावधान ना दिया हो तो साझेदार के द्वारा दी जाने वाली लोन पर 6% का ब्याज चुकाना पड़ेगा। यदि इसमें कोई प्रावधान ना हो तो ये इसमें कंफ्यूज मत होना दोस्तों, क्योंकि पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज और दी लोन पर ब्याज, इस तरह से टॉपिक्स रहेंगे। दी लोन पर ब्याज, तो साझेदार के द्वारा दी लोन पर 6% का वार्षिक ब्याज आपको चुकाना रहेगा यदि करार पत्र में कोई उल्लेख नहीं है तो भी। पांचवा पॉइंट जो है हमारा, लाभ हानि का प्रमाण। दोस्तों, लाभ हानि का प्रमाण यदि साझेदारी करार पत्र में ना दर्शाया हो या साझेदारी करार पत्र ना बनाया हो तो ऑटोमेटिकली वो समान रहेगा, अर्थात जितने भी साझेदार होंगे उन्हें समान रूप से लाभ मिलने वाला है। छठा पॉइंट हमारा क्या है, यदि कोई साझेदार पेढ़ी के किसी भी खर्च को चुकाता है, यदि कोई साझेदार पेढ़ी का खर्च चुकाए तो उस खर्च को वो पेढ़ी से फिर से वसूल सकने का संपूर्ण अधिकार रखता है। यदि कोई साझेदार पेढ़ी के किसी भी खर्च को चुकाता है तो उस खर्च को वसूल कर सकता है। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो से संबंधित यदि आपको कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स पर आप अपने कमेंट लिख सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी आप अपना रख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।